वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। ध्यान दीजिएगा, पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि अगर रनिंग कंडीशन हो, अगर हमारा मोटर का रोटर अगर रन कर रहा हो तो रनिंग कंडीशन में आपका जो रोटर प्रतिघात XR की वैल्यू होती है वो XR की वैल्यू कितना होती है। तो हमारे XR की वैल्यू निकल करके आया था 2 पाई S इंटू X2 ओम, ये वैल्यू आई थी पिछले वाले लेक्चर में। क्योंकि मैंने 2 दिन का क्लास ऑफ कर दिया था हेल्थ इशू की वजह से, फिर से मैं दोबारा आपका क्लास को लेकर के आ गया हूं। तो थोड़ी सी पिछली अगर मैं चीजों के बारे में डिस्कशन करूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि टॉपिक कहां से स्टार्ट हो रही है, नहीं तो आपको समझने में थोड़ी सी परेशानी होगी इस चीज को लेकर के। तो XR इज इक्वल टू आया था X2, दूसरा आपका था IR इज इक्वल टू आया था SE2 अपान ZR। उसके बाद हमने और भी वैल्यू कैलकुलेट किया था, ZR की वैल्यू कैलकुलेट की थी। ZR की वैल्यू आई थी रूट में R2 स्क्वायर प्लस SX2 स्क्वायर। ये इसके साथ ही साथ हमने आपका बात किया था cos phi2 के ऊपर कि cos phi2 हमारा क्या होगा, तो वो आया था R2 अपान ZR। जहां पर मैंने आपसे एक चीज कहा था कि देखो भाई Z2 और ZR दोनों आपका सिमिलर वैल्यूज हैं, तो Z2 और ZR में ज्यादा कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा आप लोग। तो यहां पर मैंने उन सब के बारे में, हालांकि जितने भी रनिंग कंडीशन है उनको मैं R से ही डिनोट कर रहा हूं, जैसे रोटर प्रतिघात को भी XR से डिनोट कर दिया। क्योंकि कुछ चीजें जो है, जैसे रनिंग कंडीशन अलग किया, स्टार्टिंग कंडीशन अलग किया, दोनों को मैंने अलग अलग किया। अलग अलग डिवाइडेशन करने की वजह ये बनी कि बहुत सारे बेसिक कंसेप्चुअल जो चीजें होती है वो आपकी क्लियर नहीं हो पाती है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा क्या है, न्यूमेरिकली टर्म है। और न्यूमेरिकली टर्म पे बहुत सारे ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं जिससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट ना हो इसलिए मैंने क्या किया, स्टैंड स्टिल कंडीशन को अलग कर दिया और रनिंग कंडीशन को अलग कर दिया। अब रनिंग कंडीशन के बारे में पढ़ना है, तो रनिंग कंडीशन में मैंने उन्हीं कंपोनेंट को R के रूप में लिया है कि ये हमारा XR है, ये हमारा IR है, ये हमारा ZR है, ये हमारा cos phi R या cos phi 2 है। कहीं कहीं आपका 2 और R को लेकर के कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन आप लोग दूर कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, रनिंग कंडीशन में रनिंग कंडीशन में क्या होता है। अब ध्यान दीजिएगा, हमें रनिंग कंडीशन में टार्क की वैल्यू ज्ञात करनी है कि हमारे रनिंग कंडीशन में टार्क की वैल्यू होती कितनी है। जैसे हमने आपको बताया था, पूरे जो भी कंस्ट्रक्शन थे उसके बारे में मैंने विस्तृत वर्णन भी पीछे वाले में किया। उसके बाद मैंने आपको समझाया भी था जब स्टैंड स्टिल कंडीशन की, कि ये हमारा क्या था, ये हमारा स्टेटर था, ये हमारा स्टेटर था। इस स्टेटर में आपकी वाइंडिंग की गई थी, 3 फेज की वाइंडिंग, ध्यान दीजिएगा। और इसके बीच में हमारा जो था वो रोटर था, इसके बीच में जो रखा हुआ था हमारा वो रोटर था, कुछ इस तरह से ये। तो ये हमारा था स्टेटर। स्टेटर पे आपका 3 फेज की वाइंडिंग की गई थी, बीच में हमारा रखा गया था रोटर, और रोटर पर भी आपका वैसे ही बैलेंस वाइंडिंग की जाती है। लेकिन रोटर को हम लोग शॉर्ट रखते हैं, रोटर को हम लोग बंद परिपथ बनाते हैं। उसके बारे में हमने बताया भी था कि रोटर को बंद परिपथ क्यों बनाया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, आपने मोटर के लिए एक सिद्धांत पढ़ा होगा जिसमें आपका एक धारावाही चालक और वह धारावाही चालक किसी मैग्नेटिक फील्ड में स्थित हो। आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई L लंबाई का कंडक्टर एक समान मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ हो तो उस कंडक्टर के ऊपर लगने वाले बल का मान आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र के बीच में L लंबाई का रखा हुआ कंडक्टर जिसमें I एम्पियर की करंट फ्लो हो रही हो, तो उस कंडक्टर पर लगने वाले बल का मान क्या होता है। तो उसके हिसाब से हमने आपको बताया था कि यहां हमें 2 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। फर्स्ट ऑफ हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, और सेकंड ऑफ हमें क्या चाहिए, सेकंड चाहिए हमें करंट कैरिंग कंडक्टर। यानी पहला हमें चाहिए आपका कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, उसके पहला चीज है कि हमारा ऐसा एक चुंबकीय क्षेत्र हो आपका फाई मान का। उसके बाद क्या हो भाई, उसके बाद एक कंडक्टर हो जिस कंडक्टर में आपका धारा बह रही हो।
तो यहां पर जैसे हमने इसको 3 फेज की सप्लाई के साथ जोड़ा था, 3 फेज की सप्लाई के साथ जोड़ते ही इसके स्टेटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की उत्पत्ति हुई थी। ये आप सभी लोग जानते हैं, ये चीज आपका क्लियर है कि जैसे हम इसको इनपुट सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं वैसे इसमें करंट फ्लो होती है, उस करंट की वजह से हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। वह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इस स्टेटर फ्रेम के अंदर आपका कितने से चक्कर लगाता भाई, तो वो तुल्यकाली गति से क्या कर रहा था, घूम रहा था। अब इसके बीच में अगर कोई आपका रोटर बंद परिपथ वाला रखा हो तो इस पहली कुंडली से निकलने वाला फ्लक्स दूसरी कुंडली में ग्रंथित होता था, जिसके कारण इस सेकेंडरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 की उत्पत्ति होती थी। किसकी उत्पत्ति होती थी, E2 की। और इस प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 के कारण आपका धारा इसके अंदर प्रवाहित होती थी, वह धारा होती थी आपका I2, ऐसा होता था। लेकिन जब आपका रनिंग कंडीशन होगा, ये तो स्टार्टिंग कंडीशन की बात हो गई, ये स्टार्टिंग कंडीशन हमारा हो गया E2 और I2, लेकिन रनिंग कंडीशन होगा तो यही रनिंग कंडीशन में जब ये घूमने लगता है तो घूमते हुए फ्लक्स को ग्रंथित करता है, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू E2 ना होकर के वो ER में कन्वर्ट हो जाती है। और हमेशा याद रखिएगा कि जो भी हमारी ER की वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है भाई, वह ER की वैल्यू हमेशा आपका कम होती है, किसकी अपेक्षा, आपका E2 की अपेक्षा। ये चीज हमेशा आप लोग याद रखिएगा, जो हमारी ER की वैल्यू होती है वो हमेशा कम होती है E2 की अपेक्षा, क्योंकि स्टार्टिंग कंडीशन में हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल, हमारा रोटर करंट, हमारा शक्ति गुणक, ये सभी चीजें जो होती है वो उच्च होती है। लेकिन यही आपका जब चेंज होता है, आपका रनिंग कंडीशन में आता है, तो रनिंग कंडीशन में इन्हीं की वैल्यू जो होती है वह आपका बदलने लगती है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो वैसे ही आपका करंट जो होगा IR, उस IR से कौन ज्यादा होगा आपका भाई, I2 ज्यादा होगा। ये चीज आप लोग याद रखेंगे। तो हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं कि रनिंग कंडीशन में जो इसके अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल और उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण प्रवाहित होने वाली धारा, उस धारा की वजह से क्या होगा भाई, धारा की वजह से आपका इसके अंदर जब ये धारावाही चालक बन गया तो इस धारावाही चालक के ऊपर इस घुड़ी मैग्नेटिक फील्ड का बल कार्य करेगा और लेंज के नियम से यह उसी का विरोध करेगा जिससे ये उत्पन्न हुआ है, जिसकी वजह से इसमें टार्क प्रोड्यूस हो जाएगा। तो जिसकी वजह से आपका जो हमारा TR होगा, रनिंग टार्क होगा, वो रनिंग टार्क क्या होगा भाई, TR की वैल्यू या TS हम इसको कह सकते हैं। तो TR की वैल्यू हो जाएगी आपका क्या, सॉरी, प्रोपोर्शनल फाई हमारा फ्लक्स होना चाहिए टार्क के लिए, पहला चीज। दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए रोटर करंट IR, ये भी हमारा होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए, अब तीसरी वैल्यू पे ध्यान दीजिएगा, तीसरी वैल्यू हमारी होनी चाहिए, ये हमारा क्या था, अब देखिए रनिंग कंडीशन में आ गया तो रनिंग कंडीशन में ये E2 ना होकर के क्या होगा, ER होगा, और ये I2 ना होकर के क्या होगा भाई, IR होगा। होगा ये चीज, बिल्कुल होगा। तो आप लोगों ने संबंध पढ़ा है कॉस फाई का, शक्ति गुणक का। शक्ति गुणक का जो संबंध होता है वो किसके किसके बीच होता है, आप जानते हैं कि यहां पर आपका बाइंडिंग की गई है रोटर में, और रोटर में जब बाइंडिंग की गई होगी तो इसमें आपका रोटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल ER और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा IR है। तो इनके बीच आपका कोई ना कोई कला संबंध तो होगा ही। अगर हम मानते हैं कि सपोज दैट ये हमारा ER है और ये हमारा IR है, मान लेते हैं कि ये क्या है, प्योर रेजिस्टिव होगा। अगर सपोज दैट प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, अगर ये प्योर रेजिस्टिव हो, ये इसके अंदर जो कंडक्टर है अगर वो प्योर रेजिस्टिव हो, तब टार्क की वैल्यू क्या होगी, तो मान लेते हैं आपका कि cos फाई का मान यहाँ पे क्या होगा भाई, इसके और इसके बीच कितना एंगल है, 0 अंश का है, तो ये वोल्टेज और करंट के बीच कितना एंगल है, तो वो एंगल है आपका φ2 = 0, ये भी मान सकते हैं आप। अगर φ2 = 0 एंगल होगा तो उस कंडीशन में cos फाई का मान कितना होगा भाई, cos φ2 = क्या हो जाएगा भाई, ये cos 0 हो जाएगा, cos 0 का मान क्या हो जाएगा भाई, cos 0 का मान 1, यानी इनके बीच क्या है, यूनिटी है, यूनिटी पावर फैक्टर है। यूनिटी पावर फैक्टर की कंडीशन में अगर यूनिटी पावर फैक्टर होगा तो उस कंडीशन में क्या टार्क पर कोई प्रभाव पड़ेगा, मानते हैं सपोज दैट कि T टार्क इज प्रोपोर्शनल टू cos φ2, ये मानते हैं। ये तो हम मान लें कि अगर हमारा प्योर रेजिस्टिव हो यानी नॉन प्रेरिक यानी अप्रेरिक हो, अगर ये चालक अप्रेरित हो तब की कंडीशन है,
ठीक, अप्रेरिक चालक होगा तब के लिए। लेकिन अगर चालक प्रेरिक होगा, और प्रेरिक की कंडीशन क्या होती है भाई, यानी प्योर इंडक्टिव मान लेते हैं, प्योर इंडक्टिव। अगर सपोज दैट हमारा जो चालक है वो प्योर इंडक्टिव चालक है, तब क्या होगा, तब आपका φ2 की वैल्यू क्या होगी भाई, तो प्योर इंडक्टिव में E2 आपका होता है I2 से 90 डिग्री पीछे। ये आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, ये बेसिक के एसी में आपको पढ़ाया जाता है पॉइंट प्योर इंडक्टिव सर्किट। प्योर इंडक्टिव सर्किट में आप फेजर आरेख खींचते हैं, फेजर आरेख में E2 I2 से क्या होता है 90 डिग्री भाई, जो हमारा E2 से I2 होता है वो 90 डिग्री पीछे होता है। तो जब 90 डिग्री पीछे होता है तो φ2 के एंगल का मान कितना भाई, φ2 के एंगल का मान 90 है? अगर φ2 के एंगल का मान 90 होगा तो ऐसे कंडीशन में हमारे cos φ2 का मान क्या होगा, तो cos φ2 बराबर, तो cos 90 रखेंगे, cos 90 का मान क्या होगा भाई, 0। तो टार्क क्या होगा, टार्क 0। यहां टार्क क्या था, मैक्सिमम था, टार्क क्या था, यहां मैक्सिमम है, यहां टार्क क्या हो जा रहा है, 0। कुछ दिखाई दे रहा है? यानी एक चीज तो साफ हो जाता है कि अगर इसके बदलने से टार्क बदल सकता है कि नहीं, अगर इनके एंगल में परिवर्तन हो, यानी हमारा शक्ति गुणक है ना, अगर शक्ति गुणक की वैल्यू परिवर्तित हो तो क्या हमारा टार्क बदलेगा, तो बिल्कुल बदलेगा भाई, क्योंकि आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर मानते हैं कि सपोज दैट हमारा कंडक्टर, अगर वो कंडक्टर रेजिस्टिव है, तो कंडक्टर तो कभी रेजिस्टिव हो नहीं सकता। अगर वो रेजिस्टिव होगा, प्योर रेजिस्टिव, तो वह आपका फ्लक्स हो, यहाँ ग्रंथि जो हो रहा है वो फ्लक्स ग्रंथित भी नहीं हो पाएगा आपका, क्योंकि वो कॉइल में ही हो सकता है आपका, तो ये भी कंडीशन नहीं हो सकती। उसके बाद प्योर इंडक्टिव की भी कंडीशन नहीं हो सकती, कोई चालक आपका प्योर इंडक्टिव हो जाए उसके अंदर रेजिस्टेंस का गुण हो ही ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये दोनों केस नहीं हो सकते, यानी इनके बीच का हो सकता है, E2 से I2 5 डिग्री पीछे हो सकता है आपका, ये कंडीशन हो सकती है। तो अगर ऐसी कंडीशन होगी तो उसकी वैल्यू इसके बीच में वेरी करेगी ना, और अगर इसके बीच में वेरी करेगी तो जाहिर सी बात है हमारा टार्क जो है वो टार्क किस पर निर्भर करेगा, आपका cos फाई पर भी निर्भर करेगा। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। तो हालांकि इतना समझाने के लिए हमने बस ये सारी चीजें की थी और कोई वजह नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, cos फाई आर, ये हो जाएगा। क्लियर है इतना? आप यहाँ φ2 भी लिख सकते हैं, यहाँ φr भी लिख सकते हैं, उससे कोई कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा, आप लोग याद रखिएगा। तो हाँ cos φr भी हो सकता है, cos φ2 भी हो सकता है। अगर मैं यहां से आपका प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाऊं तो t इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा भाई, t इज इक्वल टू k फाई आई आर इनटू क्या हो जाएगा, cos फाई आर। ये हमारा क्या आएगा भाई, ये हमारा रनिंग टार्क होगा, कि अगर मोटर का रोटर रन करने लगे तो उस रनिंग कंडीशन में हमारे टार्क की वैल्यू क्या होगी, रनिंग टार्क की वैल्यू है ये, या इसी को आप स्टार्टिंग टार्क भी कह सकते हैं, क्योंकि अब मोटर स्टार्ट हो गई, मोटर घूमने लगी, तो ये स्टार्टिंग टार्क भी कहा जा सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर। यूनिट भी आप लिखते जाएगा, देखिए इधर यूनिट हम भूल गए थे, यह यूनिट लिख दीजिएगा, नहीं तो एग्जाम में आपको दिक्कत हो जाएगी, cos फाई आर की कोई यूनिट ही नहीं होगी। हेडिंग डालेगा इसमें पहले, ये तो था कि रनिंग कंडीशन में हमारे टार्क की वैल्यू क्या होगी। अब अगली हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, अगली हेडिंग है रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक टार्क एंड इंड्यूस्ड पावर, रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक टार्क एंड इंड्यूस्ड पावर। इलेक्ट्रिक टार्क एंड इंड्यूस्ड पावर, ये आपका अगला टॉपिक है। ध्यान दीजिएगा, पिछले वाले में हम लोगों ने निकाला था T इज इक्वल टू, निकाला था T इज इक्वल टू K फाई आई आर कॉस फाई आर, यही वैल्यू निकाली थी भाई। ध्यान दीजिएगा, जो हमारा फाई है, जो हमारा फ्लक्स है, उस फ्लक्स की वजह से आपका रोटर के सेकेंडरी कुंडली में रोटर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। फ्लक्स जो हमारा फाई है, इस फाई की वजह से आपका, जब यही आपका फ्लक्स इसमें आपका इंड्यूस्ड हो रहा है तो आपका E2 की उत्पत्ति हो रही है भाई।
तो यानी E2 जो उत्पन्न हो रहा है वो किसकी वजह से उत्पन्न हो रहा है, जो यहाँ पर आपका E2 उत्पन्न होगा, जो इसके अंदर आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है वो E2 जो है वो E2 किसकी वजह से उत्पन्न होगा, तो वह उत्पन्न होगा फ्लक्स फाई की वजह से। यानी ये हमारा फ्लक्स फाई है और इस फाई की वजह से जो हमारा उत्पन्न होगा वो क्या उत्पन्न होगा, E2 उत्पन्न होगा। तो E2 इज प्रोपोर्शनल टू कह सकते हैं फाई। और अगर हम यहां से हटाएं फाई को, सॉरी प्रोपोर्शनल को, तो E2 इज इक्वल टू क्या होगा भाई, K1 फाई होगा। और अगर यहां से हम फाई की वैल्यूएशन कैलकुलेट कर ले तो E2 बाई K1 होगा, देख लीजिएगा। अब इस वैल्यू को हम यहां पुटअप कर सकते हैं, तो अगर यहां वैल्यू रखेंगे तो T इज इक्वल टू हो जाएगा आपका K इंटू E2 बाई K1 इंटू आई आर इंटू कॉस फाई आर, ये वैल्यूएशन होगी। तो कितना आएगा भाई टार्क, तो T इज इक्वल टू K बाई K1 कह सकते हैं इसको, T इज इक्वल टू K बाई K1 कह सकते हैं ना। उसके बाद क्या होगा, E2 इंटू आई आर इंटू क्या हो जाएगा कॉस फाई आर होगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये K बाई K1 को हम दूसरा नियतांक मान लेते हैं चूंकि K बाई K1 इज इक्वल टू K2 मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, टार्क T इज इक्वल टू K2 E2 आई आर कॉस फाई आर, ये वैल्यू हो गई। यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, वोल्टेज है, ये क्या है, करंट है, और ये क्या है, शक्ति गुणक है। ये किसका निर्माण करेगा, पावर का निर्माण करेगा। और कौन से पावर का, ये है कहां का, रोटर की सारी वैल्यूएशन है। जब रोटर की सारी वैल्यूएशन है तो रोटर की ही वैल्यू यहां पर पुट अप की जाएगी। तो यहां पर T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, K2, और ये क्या हो जाएगा, PR लिख सकते हैं। ये कहां का पावर है, ये आपका रोटर का जो हमारा वो पावर है। आपका रोटर में किसका पावर है, तो रोटर में आपका जो हमारी कुंडलियां हैं, रोटर की जो बंद परिपथ वाली सेकेंडरी कुंडली है उसका प्रेरित पावर है, यानी इंड्यूस्ड पावर है। तो अगर मैं यहां से K2 को हटाऊं तो T इज प्रोपोर्शनल टू क्या लगेगा भाई, PR, ये हो जाएगा हमारा क्या, इंड्यूस्ड पावर। तो हमारा टार्क और इंड्यूस्ड पावर में क्या संबंध होता है, तो यही होता है T इज प्रोपोर्शनल टू PR। अगली हेडिंग डालिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। अगली हेडिंग है, ये तो हालांकि हमारा इंड्यूस्ड पावर निकला। अब हम निकालेंगे क्या, अब हम निकालेंगे जो हमारा रनिंग टार्क है या स्टार्टिंग टार्क है उसकी वैल्यू कितना होगी। रनिंग टार्क, जो गति की अवस्था में रनिंग टार्क है उस रनिंग टार्क की वैल्यू क्या होगी, देखिएगा। तो यहां हम निकाले थे T इज इक्वल टू, हमारा क्या आया था भाई, T इज इक्वल टू आया था K2 आया था, उसके बाद क्या था E2, उसके बाद क्या था IR इंटू क्या था cos फाई आर। ध्यान दीजिएगा, IR की वैल्यूएशन कितना होती है, यस E2 अपॉन ZR होता है। cos फाई आर की वैल्यूएशन कितना होती है, R2 अपॉन ZR। तो हम इसकी वैल्यूएशन रखते हैं। तो जब इनकी वैल्यूएशन हम पुटअप करेंगे तो ये T हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, TR में कन्वर्ट हो जाएगा या TS में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा K2 E2, IR की वैल्यू हम रखेंगे तो क्या आएगा S E2 अपॉन R2, सॉरी यस E2 अपॉन ZR होगा, इनटू क्या होगा cos फाई आर की वैल्यू क्या है, तो cos फाई आर की वैल्यू है R2 अपॉन ZR, ये है। अगर हम यहां से वैल्यू कैलकुलेट करें आपका तो कितना आएगा भाई, TR इज इक्वल टू हो जाएगा K2, ये क्या हो जाएगा S E2 स्क्वायर R2 अपॉन क्या हो जाएगा ZR स्क्वायर होगा। अगर हम यहां से वैल्यू कैलकुलेट करें TR इज इक्वल टू, तो क्या होगा K2, ये क्या हो जाएगा S E2 स्क्वायर R2 अपॉन ZR की वैल्यू क्या होती है भाई, तो ZR की वैल्यू हमने लिखा भी है यहाँ पे, तो ZR स्क्वायर है तो ये रूट हट जाएगा, तो क्या आएगा R2 स्क्वायर प्लस SX2 स्क्वायर होगा भाई। तो ये आएगा आपका R2 स्क्वायर प्लस SX2 स्क्वायर। ये क्या आएगा भाई, ये हमारा आ जाएगा रनिंग टार्क की वैल्यू। हमारे रनिंग टार्क की वैल्यू है कितनी। अगली हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, अगर इतना हो जाए तो अगली हेडिंग डालिएगा। अगली हेडिंग डालने से पहले एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर यही मान लीजिए सपोज दैट अगर यस बराबर 1 होता, मान लेते हैं चूंकि यस बराबर 1 है, अगर हमारा स्लिप 1 है तो याद है टीएस की वैल्यू कितना आई थी, याद करिएगा पिछले वाले में आपके टीएस की वैल्यू कितना आई थी,
टीएस बराबर था K2 E2 स्क्वायर R2 अपान Z2 स्क्वायर था, यही वैल्यू थी ना। अगर आप देखेंगे अगर S बराबर 1 हो तो टीएस का मान था कितना भाई, K2 S सॉरी S नहीं था, K2 E2 स्क्वायर R2 अपान क्या था, Z2 स्क्वायर था, यही वैल्यू थी आपका। यानी हमारे कहने का मतलब है कि अगर हमारा स्लिप 1 हो जाए, सपोज दैट मान लेते हैं कि अगर हमारा स्लिप जो है वह अगर स्लिप 1 हो गया तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो स्लिप 1 होने पे हमारा टीएस जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, टीआर के इक्वल हो जाएगा, जब हमारा स्लिप आपका 1 हो जाएगा तब। अगली हेडिंग डाल लीजिएगा। अब आपका अगली हेडिंग है रिलेशन बिटवीन रनिंग टार्क एंड सप्लाई वोल्टेज। रिलेशन बिटवीन रनिंग टार्क एंड सप्लाई वोल्टेज, कि रनिंग टार्क हमारा और सप्लाई वोल्टेज में कितने का संबंध होता है। रिलेशन बिटवीन रनिंग टार्क एंड सप्लाई वोल्टेज, संबंध आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये चीज आप याद रखिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, रनिंग टार्क की वैल्यू कितना आई थी, टीआर इज इक्वल टू आई थी K2 S E2 स्क्वायर R2 अपान ZR स्क्वायर, यही आई थी वैल्यू। अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारा जो E2 स्क्वायर आया कहां से, E2 स्क्वायर हमारा फ्लक्स से आया, ये तो क्लियर है। E2 स्क्वायर जो आया, जो हमारा रोटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल है, रोटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल कहां से आया, तो वो आया फ्लक्स से। फ्लक्स कहां से आया, तो आया धारा से। धारा कहां से आई, तो दो बिंदु के बीच विभवांतर यानी वोल्टेज से आई। यानी हमारा जो E2 उत्पन्न हुआ है वो E2 किसकी वजह से उत्पन्न हुआ है, तो वोल्टेज की वजह से उत्पन्न हुआ है। क्योंकि हमने आपको बताया कि जब हम वोल्टेज दिए तो वोल्टेज की वजह से हमारा कौन उत्पन्न हुआ, तो वोल्टेज की वजह से हमारा करंट उत्पन्न हुआ। करंट जब दिए तो करंट की वजह से कौन उत्पन्न हुआ, तो फ्लक्स उत्पन्न हुआ। फ्लक्स की वजह से कौन उत्पन्न हुआ, तो फ्लक्स की वजह से हमारा E2 उत्पन्न हुआ ना। तो क्या हमारा E2 संबंध दिखाएगा V के साथ, बिल्कुल दिखाएगा भाई। तो देखिएगा क्या संबंध होगा आपका, क्योंकि यहां पर आपका सभी एक दूसरे पर निर्भर कर रहे हैं। अगर हमारा E2 सप्लाई है, जो हमारा रोटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल है, इसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है इस आपका रोटर के अंदर, वो E2 स्क्वायर है। ये E2 आया कहां से, तो आया हमारा फ्लक्स फाई से। और हमारा फ्लक्स फाई कहां से आया, तो फ्लक्स फाई आया करंट आई से। करंट आई कहां से आया, तो हमारा वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज V से आया हुआ है। तो जो हमारा यह E2 है, E2 किसके बराबर होगा भाई, क्या कह सकते हैं, E2 इज प्रोपोर्शनल टू V, कह सकते हैं ना। जब E2 इज प्रोपोर्शनल टू V कह सकते हैं तो E2 को हम हटाते हैं यहां से, सॉरी प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो क्या आएगा, K3 इंटू V, क्योंकि K2 तक तो वैल्यू हम ले चुके हैं। अब अगली वैल्यू क्या लेंगे, जब भी लेंगे हम उसके आगे की लेंगे K3, आगे देखिएगा। तो ये आ गया हमारा E2 बराबर K3V। K3V की वैल्यू को हम यहां पुट अप करते हैं, तो TR इज इक्वल टू हो जाएगा K2, S की वैल्यू ऐसे ही रहने दीजिए, E2 की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, K3V का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा भाई, इंटू R2 अपान क्या हो जाएगा, ZR स्क्वायर होगा। अब यहां से देखिएगा TR इज इक्वल टू K2 इंटू K3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, इंटू क्या हो जाएगा, SV स्क्वायर इंटू R2 अपान क्या हो जाएगा, ZR स्क्वायर होगा। हम K2 इंटू K3 स्क्वायर को क्या मान सकते हैं, एक अलग नियतांक बना लेते हैं। K2 इंटू K3 स्क्वायर को अलग नियतांक क्या बना लेते हैं, K4 बना लेते हैं। तो अलग नियतांक K4 बनाएंगे तो TR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, TR इज इक्वल टू हो जाएगा K4 SV स्क्वायर R2 अपान ZR स्क्वायर होगा। या हम टार्क TR बराबर क्या कह सकते हैं, तो टार्क TR बराबर कह सकते हैं हम K4 SV स्क्वायर R2 अपान क्या हो जाएगा भाई, R2 स्क्वायर प्लस SX2 स्क्वायर होगा।
तो ये आ जाएगा हमारा क्या, किसके किसके बीच संबंध, टी आर और भी के बीच संबंध, कि जो हमारा रनिंग टार्क है और जो हमारा सप्लाई वोल्टेज है उन दोनों के बीच क्या संबंध होता है, तो टी आर इज प्रोपोर्शनल टू भी स्क्वायर आपका होता है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा पूरा यहां से यहां तक। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर।